अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, उसके बाद देखा कि प्रोटॉन कैसे डिस्कवर हुए, क्या क्या तजर्बात किए गए, और आज हमने देखना है कि न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ। ये भी एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी एटम के अंदर प्रेजेंट एक पार्टिकल है। अगर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो ये 1933 में चैडविक एक साइंटिस्ट था, उसने इसकी डिस्कवरी की थी। इसने देखा कि एटम के अंदर कुछ और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके अलावा भी एटम में कुछ पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं जो कि न्यूट्रल है, जिस पे कोई चार्ज नहीं है। ये जो पार्टिकल था जिस पे कोई चार्ज नहीं था, जो न्यूट्रल था, इसको नाम दिया न्यूट्रॉन का। क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन का। यहाँ से फिर इसका मैस भी कैलकुलेट किया गया, मैस देखा गया तो ये जो न्यूट्रॉन था इसका मैस ऑलमोस्ट इक्वल था प्रोटॉन के। यानी हमने जो बात की थी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मैस के कंपैरिजन की, तो प्रोटॉन 1836 टाइम हैवियर था इलेक्ट्रॉन के, तो ये न्यूट्रॉन भी सेम इसी की तरह के मैस का था, यानी ये हैवी मैस रखने वाला पार्टिकल था। अब ये जो तीन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, इनको फंडामेंटल पार्टिकल यानी बुनियादी पार्टिकल करार दिया गया। यानी एक एटम अगर एग्जिस्ट करता है तो वो इन तीन पार्टिकल्स की वजह से एग्जिस्ट करता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे तभी एक एटम एग्जिस्ट करेगा। इनको क्या कहा जाता है? फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, तो आप बताओगे कि दीज आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा बच्चे, अब आगे ये क्वेश्चन रेज हुआ कि हाउ ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो एटम में कैसे पाए जा रहे हैं, या हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन एटम। हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन एन एटम। यानी ये तीनों किस तरह से एटम में अरेंज हुए हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल। और स्ट्रक्चर, यानी व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इन शॉर्ट, यानी एटम का स्ट्रक्चर क्या है। ये क्वेश्चन था जो उस टाइम पर रेज किया गया। यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स की तो डिस्कवरी हो गई थी, लेकिन कि ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं एटम में कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे फिर एक लॉर्ड रुदरफोर्ड साइंटिस्ट था 1911 में। इसने एक गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, यानी एक सोने का वर्क लिया, बड़ा पतला सा बारीक सा, जैसे आप कह रहे हैं ना एक टिश्यू पेपर सा, इतना बारीक इसने गोल्ड फॉयल ली सोने की, और उसके ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड्स करवाए, पॉजिटिव पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए, यानी उनकी बौछार करवाई। तो ये पार्टिकल्स की मूवमेंट देखते हुए उसने कुछ रिजल्ट्स निकाले थे। यानी ये दरमियान में एक पतला सा पेज है, आप उनके ऊपर बॉल्स फेंक रहे हो, बिल्कुल इसी तरह से इसने ये अल्फा पार्टिकल्स उस सोने के वर्क के ऊपर बम्बार्ड करवाए। यहाँ से जो इसने रिजल्ट निकाले, जो इसने कंक्लूजन निकाला, वो ये निकाला था कि एटम में 2 मेजर पोर्शंस हैं, 2 पोर्शंस हैं जो एटम के अंदर पाए जाते हैं। वो किस वजह से? ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये एक एटम है, इसके सेंटर में कुछ प्रेजेंट है। अगर उसने जो अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए, देखा कि मोस्टली पार्टिकल्स जो थे वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर गए थे, यानी वो कहीं पे झुके नहीं थे, मुड़े नहीं थे। कुछ पार्टिकल्स उसने देखा कि टकराने के बाद वापस आ रहे थे, और कुछ जो थे टकरा के थोड़ा आगे जाके बेंड कर गए थे। तो ये जो अल्फा पार्टिकल्स की मूवमेंट थी, उससे उसने ये रिजल्ट निकाला कि सेंटर में कोई पोर्शन है जो बड़ा टीनी सा है, टीनी इससे न्यूक्लियस कह दिया, यानी एटम के सेंटर में एक पोर्शन है, टीनी का मतलब यानी वो बड़ा छोटा सा है, क्योंकि वो थोड़े थे जो 60 टकरा के बॉन्ड्स बैठ किए थे। अगर ज्यादा टकरा के वापस आते तो इससे पता चल रहा था कि न्यूक्लियस बड़ा है, लेकिन वो थोड़े से टकरा के वापस आए थे, और इसके बाद जो बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर गए थे, वो इस वजह से कि एटम का ज्यादातर पोर्शन एम्प्टी था, खाली था। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है, मतलब एटम की साइड में एक पोर्शन, उसमें उसका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन कहा गया, जिनको हम आजकल शेल्स भी कहते हैं, ये पाया जाता है। तो दिस वाज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, और ये जो साइड पे शेल्स हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं।
नेक्स्ट हम इन ऑर्बिट्स को डिस्कस करते हैं, शेल्स को जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एटम के अंदर सेंट्रल पोर्शन जो कि काफ़ी छोटा सा है लेकिन हैवी इन मैस है, क्योंकि इसके अंदर दो हैवी पार्टिकल्स पाए जाते हैं, एक जिसको आप न्यूट्रॉन कहते हो और दूसरा जो प्रोटॉन कहते हो। इसके बाहर जो ऑर्बिट्स हैं या शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं उनकी एनर्जी फिक्स होती है। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये न्यूक्लियस के पास एक ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स होगी। इसके अलावा ये जो शेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसकी एनर्जी भी फिक्स होगी। इन्हीं शेल्स या ऑर्बिट्स को हमने एक और नाम दे दिया, इसके बाद वो था एनर्जी लेवल्स। ठीक हो गया। अब अगर मैं बात करूँ ये जो फॉर एग्जांपल कि जो न्यूक्लियस है इसके पास सबसे पास जो शेल है, ये सबसे पास वाला शेल, इसको फर्स्ट शेल कहा गया और इसको नाम दिया गया के शेल का। इसकी एनर्जी सबसे कम थी। इसके बाद इसके बाहर भी कोई ना कोई शेल होगा, इसकी एनर्जी फर्स्ट शेल से ज़्यादा थी, इस शेल को कहा गया एल शेल, ये सेकंड शेल था। इसके बाद एक और इससे भी हायर एनर्जी वाला शेल, यानी उसका नाम था एम शेल। यानी ये जो एनर्जी लेवल्स थे, ये जो ऑर्बिट्स थे, ये जो शेल्स थे, इनको नेम दे दिया गया के, एल, एम एंड सो ऑन। अच्छा बच्चे, ये जो पाथवेज होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जिनको आप शेल्स कहते हो, ये फर्दर मजीद पाथवेज में डिवाइड होते हैं। अब पाथवेज, ये पाथवे आप कह लें एक रास्ता है, जैसे हम लोग कह लेना कि आजकल हमारी जो सड़कें होती हैं वो 1 वे भी होती हैं, 2 वे भी, 3 वे भी होती हैं। तो इसी तरह से ये जो एक शेल है ना, ये मजीद शेल्स के अंदर डिवाइड है। यानी फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये के शेल है, क्या पता इसमें 2 पाथवेज हैं। अब जो शेल मजीद पाथवेज में डिवाइड होता है उसको हम कहते हैं सब शेल। सब शेल के नेम्स जो हैं वो एस, पी, डी, एफ है। ठीक हो गया। और ये जो शेल्स के अंदर सब शेल्स की तादाद है, ये एक वैल्यू से दी जाती है, वो वैल्यू है एन वैल्यू। यानी एन आपके पास कुछ भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, यानी सो ऑन। सब शेल्स की तादाद एन वैल्यू से दी जाती है। जैसे मैं कहूँ फर्स्ट शेल आपके पास क्या था, के शेल था, के शेल के लिए एन वैल्यू 1 होगी, तो इसमें सिर्फ एक ही सब शेल पाया जाएगा, वो एस सब शेल है। उसके बाद मैं कहती हूँ सेकेंड शेल। सेकेंड शेल के लिए एन वैल्यू जो है वो 2 होगी, सेकेंड शेल एल है, इट्स मीन इसके अंदर 2 सब शेल्स पाए जाएंगे। यानी जितनी एन वैल्यू है उतने ही उस शेल के अंदर सब शेल्स पाए जा रहे हैं। जैसे एम शेल है, इसके लिए एन वैल्यू क्या है, 3 है, तो इसके अंदर 3 सब शेल पाए जाते हैं जो कि एस, पी, डी है। और चौथा जो शेल है जो कि एन शेल है, उसके लिए एन की वैल्यू 4 है, तो इसके अंदर 4 सब शेल पाए जाते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को समाने की क्या तादाद है, या कितना एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं अगर के शेल की, के शेल के लिए एन वैल्यू तो थी आपके पास 1। ठीक हो गया। अब आप अगर कहें के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसके लिए एक फार्मूला दिया गया था, वो था 2n²। 2n²। आप अगर इसी के शेल के लिए लगाएं 2n², 2 के लिए एन वैल्यू क्या है 1 और 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यानी 2 × 1 = 2। के शेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट समा सकते हैं वो है 2। अगर मैं नेक्स्ट शेल की बात करूं, एल शेल। एल शेल एल शेल के लिए अगर 2n² का फॉर्मूला लगाऊं, एल शेल के लिए n की वैल्यू है 2, 2 × 2 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 4s are 8, यानी एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एल, सेकेंड शेल एल था, थर्ड शेल क्या है एम शेल। एम शेल के लिए एन की वैल्यू है 3, तो 2n², 2 × 2, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 2 9s are 18। एम शेल
कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसी तरह आपने n आगे नेक्स्ट जितने भी शेल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड करनी है तो आप ये 2n का स्क्वायर फार्मूला लगा सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जी मैम। K शेल में 2, R में L शेल में 8 और M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इससे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो S में मैक्सिमम 2 आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं और F में 14 आते हैं। जैसे मैं बात करूं K शेल की, आपको पता है इसके अंदर सिर्फ S सब शेल पाया जाता है तो इसी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। L शेल है, इसके अंदर 2 सब शेल्स हैं, S 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें आ जाएंगे और P में कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, यानी 2 + 6 18 8 कंप्लीट हो गए। और अगर मैं M शेल की बात करूं, S में 2, P में 6 और तीसरा सब शेल इसमें कौन सा होगा, D, इसमें 10, तो ये 10 + 6 + 2 टोटल कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ सब शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है सब शेल्स में।